नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं मगध साम्राज्य की। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने जा रहा है। मगध का सम्राट महापद्मनंद अब मर चुका था, लेकिन उसकी मौत के साथ ही एक और भी खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। राज्य का सबसे चालाक और वफादार मंत्री राक्षस अब जुड़ चुका था मलयकेतु के साथ, और अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, चाणक्य और उसके सपने को खत्म करना। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि चाणक्य खड़ा है, एक ऐसा ब्राह्मण जो अपनी बुद्धि से पूरे खेल को पलट सकता है। अब शुरू होगी असली लड़ाई, रणनीति बनाम रणनीति। तो आइए शुरू करते हैं चाणक्य और राक्षस के बीच असली दिमागी जंग की शुरुआत। राक्षस की बातें पर्वतक के बूढ़े मंत्री को जच गई। उसने एक लंबा पत्र लिखा जिसमें ये सारी बातें लिखने के बाद ये भी लिखा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, राजकाज संभालने में असमर्थ हूं। आप राक्षस को अपना मंत्री बना लें, वे बड़े नीति कुशल है, उनकी सलाह से ही सारा काम करें। पर्वतक को अभी तक पाटलिपुत्र का आधा राज्य नहीं मिला था, इसलिए उसने अपने मंत्री का पत्र पढ़कर उसकी बात मान ली और गुप्त पत्र भेजकर राक्षस को अपना मंत्री बना लिया। ऊपर से वो चाणक्य से भी मिला रहा। दरअसल चाणक्य ने कहा था कि महापद्मनंद की सेना की हारने के बाद जो राज्य मिलेगा उसमें से आधा राज्य पर्वतक और आधा राज्य चंद्रगुप्त। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त राजा बना तो चाणक्य की नीयत पर पर्वतक को भरोसा नहीं था। पर्वतक ने महापद्मनंद के राज्य को हथियाने चाणक्य और चंद्रगुप्त की मदद की, लेकिन चाणक्य ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया। हालांकि पर्वतक अब भी मगध राज्य में ही था, इस उम्मीद में कि कैसे भी मगध का आधा राज्य मिल जाए। चाणक्य को भी इस बात का एहसास था कि राक्षस पर्वतक के साथ मिलकर कोई न कोई चाल चलेगा, क्योंकि राक्षस महापद्मनंद का सबसे विश्वास पात्र मंत्री था और स्वामी भक्त भी। वो अपने राजा की मौत और उसके कुल के नाश का चाणक्य से बदला लेना चाहता था। इसलिए चाणक्य ने जासूसों का जाल बिछा रखा था। कोई सपेरा बनकर जगह जगह खेल दिखाता, तो कोई साधु का भेष बनाए घूमता, तो कोई शत्रु का मित्र बनकर राक्षस के वहां की गुप्त जानकारी लाता। राक्षस भी यह जानता था कि केवल पर्वतक के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने कुल्लू, मलय, कश्मीर, सिंधु और पारस, इन 5 देशों के राजाओं को भी मौके पर सहायता करने के लिए कह रखा था। सबसे पहले राक्षस ने महलों की एक पुरानी दासी को फुसलाकर चंद्रगुप्त को जहर खिलाने की योजना बनाई। दासी महलों में रहती हुई चंद्रगुप्त के नौकरों से हेल मेल बढ़ाती रही। वो सबसे घुल मिलकर प्रेम की बातें करती, मीठा बोलती और सबका काम कर देती। उसकी चाल ढाल को देखकर चाणक्य का माथा ठनका। उसने उस दासी पर नजर रखने के लिए अपने एक जासूस को लगा दिया। ये जासूस उस जासूस दासी से हेल मेल बढ़ाने लगा। दासी को क्या पता था कि ये जो मुझसे इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करता रहता है, वास्तव में मेरे पीछे लगा हुआ चाणक्य का जासूस है। वो तो अपने आप को ही सबसे चतुर समझती थी और सोच रही थी कि मैं सबको बुद्ध बना रही हूं। उधर चाणक्य एक ढेले से 2 शिकार करना चाहता था। उसकी चाल यह थी कि चंद्रगुप्त को खिलाने के लिए भेजा हुआ जहर राजा पर्वतक को खिला दिया जाए और उससे छुट्टी मिले। न वो जीता रहे, न उसे आधा राज्य देना पड़े, क्योंकि अगर वो अपने वादे से मुकरकर उसे आधा राज्य देने से इनकार कर देता तो प्रजा में बड़ी बदनामी होती। सब यही कहते कि चाणक्य झूठा और धोखेबाज है। प्रजा को अपने साथ रखना बहुत जरूरी था, इसलिए प्रजा पर अपने अच्छा होने की धाक जमाना भी जरूरी था। चाणक्य की चालाकी के आगे राक्षस की चाल बेकार गई। उसकी जासूस दासी ने जो जहर वाला भोजन दिया, वो तिकरम से राजा पर्वतक को खिला दिया गया। जहर ने अपना असर दिखाया और पर्वतक मर गया। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। किसी के मन में यह ख्याल भी न आया कि पर्वतक को मारने में चाणक्य का हाथ है। उल्टे चाणक्य ने यह अफवाह फैला दी कि राक्षस ने जहर देकर पर्वतक को मरवा डाला। चंद्रगुप्त को बचाया, पर्वतक को मरवाया और सारा दोष राक्षस के मत्थे मर दिया। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। पर इतना करने पर भी रास्ता साफ नहीं हुआ। राजा पर्वतक का राजकुमार मल्यकेतु पाटलिपुत्र में ही था। क्या हुआ, जो बाप मर गया, बेटा तो बैठा है। पाटलिपुत्र का आधा राज्य उसे मिलना चाहिए। अब चाणक्य ने अपने रास्ते के इस कांटे को भी साफ करने का फैसला किया। अपने एक जासूस भागुरायण को चाणक्य ने बहुत पहले से मल्यकेतु के पीछे लगा रखा था। वो उसका मित्र और सलाहकार बन गया था। मल्यकेतु के पास अपनी अक्ल तो थी नहीं, वो भागुरायण की सलाह से ही सारे काम करता था। चाणक्य ने भागुरायण को चुपके से एक उपाय बता दिया। भागुरायण ने मल्यकेतु से कहा, मित्र मल्यकेतु, ये जो चाणक्य है ना, ये बड़ा धोखेबाज है। इसकी चालाकियों को समझना आसान काम नहीं है।
मुझे पक्का पता लगा है कि आपके पिताजी को इसी दुष्ट ने जहर देकर मरवाया है और नाम लगा दिया राक्षस का। अब वो आपको मरवाना चाहता है, जिससे वादे के अनुसार पाटलिपुत्र का आधा राज्य न देना पड़े। उसकी नीयत अच्छी नहीं है। यदि आप अपना भला चाहते हैं तो यहां से खिसक जाइए। मलय केतु को लगा कि भागुरायन की ही बात सच है। वो पाटलिपुत्र से भाग खड़ा हुआ और राक्षस के पास जा पहुंचा। उसने सोचा कि राक्षस की मदद से पिता की हत्या का बदला लिया जा सकता है। दोनों मिलकर चंद्रगुप्त को मार भगाएंगे और तब पाटलिपुत्र का सारा राज्य अपना हो जाएगा। चाणक्य की चाल चल गई। पर्वतक मर गया, मलय केतु भाग गया। अब उससे आधा राज्य मांगने वाला कोई न रहा। चाणक्य चाहता तो मलय केतु और राक्षस दोनों को मरवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसमें भी उसकी एक गहरी चाल थी। अगर मलय केतु को भी मरवा दिया जाता तो लोग समझते कि यह चाणक्य का ही काम है। फिर तो पर्वतक को मारने की बात भी उसी के मत्थे मढ़ी जाती। इसीलिए मलय केतु को मारा नहीं और भगा दिया। दूसरे 5 पहाड़ी राजा जो मलय केतु के साथी थे, वे भी बिगड़ जाते और अपनी अपनी फौज लेकर चंद्रगुप्त पर चढ़ाई कर देते। चंद्रगुप्त ने अभी नया नया राज्य संभाला था। वो लड़ाई में उलझ जाता तो राज्य से हाथ धो बैठता। चाणक्य राक्षस की समझदारी और राजभक्ति का लोहा मानता था, इसीलिए उसे चंद्रगुप्त का मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। पाटलिपुत्र राज्य की प्रजा पर राक्षस का अच्छा प्रभाव था, इसलिए उसे मारने में लाभ की बजाय हानि थी। अब भी प्रजा के लोग राक्षस को बहुत चाहते थे। जरूरी था कि प्रजा पर इस बात का सिक्का जमाया जाए कि चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों भले आदमी हैं और किसी का बुरा नहीं करना चाहते। अब मलय केतु और राक्षस दोनों मिल गए। दोनों चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपना शत्रु समझते थे। मलय केतु तो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था और राक्षस नंद वंश के नाश का। मलय केतु चंद्रगुप्त को मारकर पाटलिपुत्र का राजा बनना चाहता था और राक्षस मंत्री। दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। मलय केतु और राक्षस ने इस बात का खूब प्रचार किया कि चाणक्य ने ही जहर खिलाकर राजा पर्वतक को मरवा डाला है। इसका परिणाम यह हुआ कि 5 छोटे सामंत राजा चाणक्य पर बहुत बिगड़े। कुल्लू का राजा चित्रवर्मा, मलय का राजा सिंहनाद, कश्मीर का राजा पुष्कराक्ष, सिंधु देश का राजा सिंधुसेन और पारस का राजा मेघाक्ष पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए। इन सब सामंत राजाओं के बलबूते पर राक्षस और मलय केतु चढ़ाई करने की तैयारी में जुट गए। चाणक्य ने भी इन सब में फूट डलवाने की योजना बनाई हुई थी। एक दिन चाणक्य के दूत ने आकर बताया कि 3 आदमी ऐसे हैं जो राक्षस के पक्के मित्र और चंद्रगुप्त के पक्के शत्रु है। चाणक्य ने पूछा, नाम बताओ। दूत बोला, एक तो जीव सिद्धि है, उसी के हाथ जहर भेजकर राक्षस ने पर्वतक को मरवाया है। दूसरा है शकटदास, वो राक्षस के लिए कठिन से कठिन काम भी कर सकता है, यहां तक कि जान भी दे सकता है। तीसरा है चंदनदास, जिसके घर राक्षस अपने परिवार को छोड़ गया है। ये सब सुनकर चाणक्य मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बात यह थी कि जीव सिद्धि और शकटदास तो चाणक्य के भेजे हुए जासूस ही थे। हाँ, चंदनदास ही एक ऐसा सच्चा मित्र था जो राक्षस के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार था। चाणक्य की जासूसी का कमाल यह था कि उसके अपने जासूस भी अपने पक्ष के दूसरे जासूसों को जानते पहचानते तक नहीं थे। उसके अपने जासूसों तक को इस बात का पता नहीं था कि राक्षस ने चंद्रगुप्त को मरवाने के लिए जहर भेजा था, पर्वतक को मरवाने के लिए नहीं। यह तो चाणक्य की चालाकी थी कि वो चंद्रगुप्त के बदले पर्वतक को खिला दिया गया। चाणक्य ने दूत से पूछा, तुम्हें यह पता कैसे लगा कि राक्षस अपने परिवार को चंदनदास के घर छोड़ गया है? दूत ने झट से मंत्री राक्षस के नाम वाली अंगूठी निकालकर सामने रख दी। राक्षस के नाम वाली अंगूठी को देखते ही चाणक्य इतना प्रसन्न हुआ कि जैसे अंगूठी नहीं, राक्षस ही उसके हाथ आ गया हो। चाणक्य ने उससे पूछा, ये अंगूठी तुम्हें कैसे मिली? दूत बोला, मैं जोगी का भेष बनाकर चंदनदास के घर में चला गया। घर के भीतर से एक बड़ा सुंदर बालक बाहर निकला। पर्दे के भीतर से एक स्त्री निकली और बालक को पकड़कर भीतर ले गई। इतने में उस स्त्री की उंगली से अंगूठी गिर पड़ी और मैं चुपचाप उठाकर खिसक आया। चाणक्य ने कहा, तुम बहुत चालाक जासूस हो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। अब जाओ और अपना काम करो। दूत चला गया। इतने में चंद्रगुप्त का संदेशा लेकर एक दासी आ गई। बोली, राजा चंद्रगुप्त ने आपको प्रणाम कहा है। वे स्वर्गीय राजा पर्वतक का क्रियाकर्म करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि राजा पर्वतक के गहने ब्राह्मणों को दान कर दिए जाएं।
चाणक्य ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। पर्वतक हमारे मित्र थे। उनका क्रियाकर्म राजसी ढंग से होना ही चाहिए। खूब दान दक्षिणा भी देनी चाहिए, पर दान अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को ही मिलना चाहिए। तुम जाकर चंद्रगुप्त से कह दो कि मैं जिन विद्वान ब्राह्मणों को भेजूं, गहने उन्हीं को दान में दिए जाएं। जो आज्ञा महाराज, कहकर दासी चलती बनी। चाणक्य ने एक नौकर को भेजकर अपने 3 ब्राह्मण जासूस पर्वतक के गहने दान में लेने के लिए चंद्रगुप्त के पास भेज दिए। चाणक्य कलम दवात लेकर कागज पर कुछ लिखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर रुक गया। उसने एक नौकर को बुलाकर कहा, मेरी लिखावट बड़ी भद्दी है, इससे तुम ये चिट्ठी शकटदास से लिखवा लाओ। उसका लेख बड़ा सुंदर है, पर उसे ये न बताना कि मुझे चाणक्य ने भेजा है। पंत्र के प्रारंभ में लिखना, किसी का लिखा कुछ कोई पढ़े, समझे? नौकर शकटदास के पास गया और चिट्ठी लिखवा लाया। चाणक्य ने लेख की प्रशंसा करते हुए अपने शिष्य को राक्षस के नाम वाली अंगूठी देते हुए कहा, लो, इस चिट्ठी को लिफाफे में बंद करके ऊपर से ये मुहर लगा दो। शकटदास तो चाणक्य का जासूस था ही, पर वो राक्षस के खास काम करने वालों में गिना जाता था। चाणक्य की चाल थी कि शकटदास की लिखावट और राक्षस की मुहर से लोग यही समझेंगे कि ये चिट्ठी राक्षस ने ही लिखवाई है। चाणक्य ने सिद्धार्थक और शकटदास को आगे की सारी योजना समझा दी थी कि कब, कहां और क्या काम करना है। उधर पर्वतक के क्रियाकर्म में गहनों का दान लेने जो ब्राह्मण गए हुए थे, वे गहने लेकर चाणक्य के पास आए। चाणक्य ने हंसते हुए कहा, तुम लोग बहुत अच्छे ब्राह्मण हो। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोगों पर किसी को शक तो नहीं हुआ कि तुम चाणक्य के जासूस हो? खैर, अब तुम्हें ये गहने राक्षस के हाथ बेचने हैं, पर इस काम में बड़ी सावधानी की जरूरत है। तुम किसी खास उद्देश्य से ये गहने बेच रहे हो, ऐसा संदेह राक्षस के मन में पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत कम दाम मत लेना, लेकिन कम दाम मिल रहे हैं इसलिए बिना बेचे भी मत आना। ऐसा दिखाना कि तुम्हें रुपयों की तुरंत आवश्यकता है, इसीलिए गहने बेच रहे हो। इधर चाणक्य ने एक चाल और चली। उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जीव सिद्धि ने राक्षस के कहने से राजा पर्वतक को जहर देकर मार डाला है, इसलिए उसे देश निकाले का दंड दिया जाता है। और इस बात का भी ढिंढोरा पिटवा दो कि शकटदास राक्षस के कहने से प्रजा को राजा चंद्रगुप्त के विरुद्ध भड़काता रहता है, इसलिए उसे सूली पर टांगने का दंड दिया जाता है। उसके परिवार के लोगों को जेल में बंद किया जाता है। सूली पर टांगने के लिए जो चांडाल रखे गए थे, वे भी चाणक्य के जासूस थे। उनको बता दिया गया था कि जब तुम शकटदास को सूली देने लगोगे और सिद्धार्थक नामक जासूस आए तो तुम डरकर भाग जाना और वो शकटदास को छुड़ा कर ले जाएगा। यही हुआ भी। सिद्धार्थक शकटदास को छुड़ाकर ले गया। ये सब ढोंग इसलिए रचा गया था कि राक्षस को पूरा विश्वास हो जाए कि ये दोनों चाणक्य के पक्के शत्रु हैं। राजनीति में अपने शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है, इसलिए ये दोनों राक्षस के मित्र हुए। इधर चाणक्य ने सिपाही भेजकर राक्षस के मित्र चंदनदास को बुलावा भेजा। चंदनदास भी समझ गया कि दाल में कुछ काला है। चंदनदास राक्षस का गहरा मित्र था और उसने ही राक्षस परिवार को अपने घर में रखा हुआ था। शत्रु के परिवार को आश्रय देना भी एक अपराध है। चाणक्य शत्रुओं के लिए कितना निर्दय और कठोर है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं था। इसलिए चाणक्य के पास जाने से पहले ही उसने राक्षस के परिवार को अपने घर से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया। इतनी व्यवस्था करने के बाद चंदनदास चाणक्य के पास पहुंचा। वो चाणक्य को प्रणाम करके खड़ा हो गया। इधर उधर की 2-4 बातें पूछने के बाद चाणक्य ने कहा, आप राजा चंद्रगुप्त के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। ये राजद्रोह है और राजद्रोह की सजा होती है मौत। सेठ चंदनदास ने कहा, महाराज, मैंने तो कभी ऐसा कोई काम किया नहीं जो राजद्रोह हो। वैसे आप मेरे किस काम को अनुचित समझते हैं? चाणक्य बोला, आपने हमारे शत्रु राक्षस के परिवार को अपने घर में रखा हुआ है। ये राजद्रोह नहीं तो और क्या है? चंदनदास, महाराज, यह तो किसी ने आपसे झूठ मूठ कह दिया है। राक्षस का परिवार मेरे घर पर नहीं है। चाणक्य, सेठ चंदनदास,
आप दोहरा अपराध कर रहे हैं, परिवार को अपने घर में रखने का और इस बात को छिपाने का। चंदन दास: महाराज, पहले तो राक्षस का परिवार मेरे घर में था, किंतु अब नहीं, इसीलिए कहा कि मेरे घर में नहीं है। चाणक्य: यहां छल कपट से काम नहीं चलेगा। राक्षस के परिवार को हमारे हवाले कर दीजिए, यही आपकी राजभक्ति का प्रमाण होगा। चंदन दास: महाराज, मैंने निवेदन किया कि अब मेरे घर पर नहीं है। चाणक्य: अब न। चाणक्य: अब नहीं है तो कहां गया? क्या तुम नहीं जानते? चंदन दास: न जाने कहां गया, मैं कुछ नहीं जानता। चाणक्य: इधर उधर की बातें छोड़कर उसे राज कर्मचारियों को सौंप दो। चंदन दास: एक तो मेरे यहां राक्षस का कुटुंब है ही नहीं, यदि होता तो भी ना सौंपता। चाणक्य: तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? चंदन दास: जी हां। चाणक्य: तो तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। चंदन दास: मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। चाणक्य ने क्रोध से गरजते हुए सिपाहियों को बुलाकर आज्ञा दी कि चंदन दास की सारी संपत्ति को राज्य के कोषागार में जमा करा दो और इसके सारे परिवार को कैद कर लो। उसी समय चाणक्य की आज्ञा से चंदन दास को और उसके परिवार को कैद में डाल दिया गया। उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। एक दिन राक्षस चिंता में डूबा बैठा था कि मलय केतु के नौकर ने आकर कुछ गहने राक्षस को देते हुए कहा, ये गहने आपके लिए राजकुमार मलय केतु ने भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल आप बहुत दुखी और उदास रहते हैं, कभी कोई गहना भी नहीं पहनते, यूं अपने जी को जलाने से क्या लाभ? ये गहने आप अवश्य पहने। मलय केतु का मान रखने के लिए राक्षस ने उसके भेजे हुए गहने पहन लिए। इसी समय राक्षस का एक जासूस पाटलिपुत्र की खबरें लेकर आया। उसने बताया, आपने चंद्रगुप्त को मरवाने के लिए जिस राजवैद्य को अपनी ओर मिला लिया था, उस राजवैद्य ने दवाई में जहर मिलाकर चंद्रगुप्त को पिलाना चाहा, पर चाणक्य को पता लग गया और उसने वह दवाई राजवैद्य को ही पिला दी, जिससे राजवैद्य मर गया। दारुवर्मा नाम का कारीगर भी मारा गया। वास्तव में बात यूं हुई कि जब पर्वतक मारा गया और मलय केतु भाग गया, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सच्चा साबित करने के लिए पर्वतक के भाई वैरोधक को बुलाकर उसी को आधा राज्य देने का ढोंग रचा। ज्योतिषियों को बुलाकर राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला गया। बढ़ई और लुहार नगर को सजाने के लिए बड़े बड़े तोरण द्वार बनाने लगे। राक्षस से मिले हुए दारुवर्मा कारीगर ने योजना बनाई कि मुख्य तोरण द्वार के नीचे से ज्यों ही चंद्रगुप्त हाथी पर बैठकर निकलेगा, उसी समय तोरण द्वार को उसके ऊपर गिरा दिया जाएगा, जिससे कुचलकर चंद्रगुप्त मर जाएगा। चाणक्य को अपने जासूसों से इस योजना का भी पता चल गया। चाणक्य ने चालाकी से वैरोधक को चंद्रगुप्त के हाथी पर बिठा दिया। लोगों ने वैरोधक को ही चंद्रगुप्त समझ लिया। वही हाथी पर बैठा आगे चल रहा था। दारुवर्मा धोखा खा गया। उसने वैरोधक को ही चंद्रगुप्त समझ लिया। उसने तोरण द्वार में कारीगरी से ऐसी कील लगा रखी थी, जिसे खींचते ही तोरण द्वार भर भराकर गिर पड़े। वहां एक और आदमी भी राक्षस ने कृपाण देकर खड़ा कर रखा था, जो चंद्रगुप्त को कृपाण घोंपने के लिए नियुक्त था। तोरण के पास हाथी तेजी से दौड़ पड़ा, जिससे दारुवर्मा का निशाना चूक गया। नीचे खड़ा कृपाण वाला जासूस तो तोरण द्वार के नीचे दबकर मर गया। जब दारुवर्मा ने देखा कि उसका निशाना चूक गया, तो उसने वैरोधक को चंद्रगुप्त समझकर लोहे की छड़ दे मारी। छड़ की चोट से वैरोधक मारा गया। कारीगर दारुवर्मा पकड़ा गया और भीड़ के लोगों ने गुस्से में दारुवर्मा को भी मार डाला। राक्षस की सारी चालें उल्टी पड़ रही थीं। चाणक्य उसकी चालों को तो बेकार करता ही था, उल्टे विरोधियों को मरवा देता और प्रचार करता कि यह सब राक्षस कर रहा है। राक्षस ने एक चाल और चली। उसने कारीगरों को बहुत सा धन देकर एक लंबी सुरंग बनाने को कहा, जो चंद्रगुप्त के सोने वाले कमरे तक खोदी जानी थी। योजना ये थी कि सुरंग के रास्ते चंद्रगुप्त के सोने के कमरे में पहुंचकर उसे सोते हुए ही मार डाला जाए। सुरंग बनाने वाले बड़े कारीगर को राक्षस ने खूब धन दिया था। वो बहुत सा धन मिल जाने से बड़े ठाट बाट से रहने लगा। इधर चाणक्य के जासूसों को उसके ठाट बाट देखकर संदेह हुआ। वे उसका पीछा करने लगे। सुरंग बनाने वाले सुरंग का काम लगभग पूरा कर चुके थे
वे सुरंग के भीतर ही रहते थे, वहीं खाते और वहीं सोते। चाणक्य ने एक दिन देखा कि चंद्रगुप्त के सोने के कमरे में चावल के दाने लिए चींटियों की कतार चल रही है। इससे उसे संदेह हो गया कि दाल में काला है। उसने कमरे की दीवारों को ठोंक पीट कर देखा तो एक जगह दीवार पोली जान पड़ी। अब चाणक्य ने कमरे में आग लगा दी। आग का धुआं सुरंग में भरा तो सारे कारीगर दम घुटने से मर गए। राक्षस के जासूस ने उसे बताया, चाणक्य ने चंदन दास की सारी संपत्ति दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे क्या हुआ ये अगले वीडियो में